बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और लेक्चर नंबर 24, इसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, और दैट चैप्टर इज़ अबाउट आज आपको थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा, मेरी आवाज़ के अंदर थोड़ी सी इरिटेशन है गले में। तो अच्छा, तो साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, तो इसके अंदर हम जो है प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की 10.1, 10.3 या 10.10। तो ये इसका चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 इज साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। स्टेडी स्टेट साइनसॉइडल एनालिसिस, तो सर्किट वी विल बी डीलिंग इन दिस चैप्टर सर्किट्स इन्वॉल्विंग एसी पावर सप्लाईज। अच्छा, अभी इसी पावर सप्लाईज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है बिल्कुल भी। क्या करना है कि कोई भी सर्किट हो तो उसको पहले फेजर डोमेन में ले जाएं या फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रॉम टाइम डोमेन टू फेजर डोमेन। फर्स्ट स्टेप, सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग टेक्निक्स नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस एंड सुपरपोजिशन। जो भी हमने टेक्निक्स लास्ट टाइम पढ़ी हुई है, नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस और सुपरपोजिशन, दे ऑल अप्लाई टू दीज एसी सर्किट्स ऑल्सो। फेजर कॉन्सेप्ट में भी ये सारे अप्लाई करती हैं, हमने इसको देख लिया था। और फिर वापस से इसको टाइम डोमेन में सर्किट को ले आएँ तो आपका सर्किट का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इन्होंने कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस डिस्कशन की नहीं है, कोई एक्चुअली नो डिस्कशन, सिर्फ मैश एनालिसिस अप्लाई करने की टेक्निक बतानी है, और वो भी बिल्कुल ही कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपको इम्पिडेंसेस, जो ये सर्किट एलिमेंट्स है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है और रेजिस्टर है और पावर सप्लाईज हैं, इनको आपको फेजर डोमेन में लिखना आ गया तो फिर मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि लास्ट टाइम आपने फर्स्ट कोर्स में चैप्टर नंबर 3 में किया था। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जाके हमें बात समझ में आएगी कि ये बिल्कुल क्या है। अच्छा, मैं इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, वजह इसकी ये है कि ये सर्किट के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई इसके अंदर नया कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। सो अब हमारे पास इतना टाइम बच नहीं गया कि हम जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इस चैप्टर में हम कर सकें, बट आई विल बी जस्ट टेलिंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा इसमें। तो लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है ये। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, ये तो आपके पास है, ऑलरेडी सॉल्व है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.1 पे। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको ज़रा देख लें, मैं इसको रीड्रॉ भी करूँगा। इसको मैं रीड्रॉ करूँगा। अच्छा, ये मैंने रीड्रॉ कर दिया इसको यहाँ पे। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.1 है, देख लें, बिल्कुल वही है। यहाँ पे करंट सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अच्छा, अब इसमें मालूम क्या करना है, इन्होंने क्या कहा है कि V1 और V2 मालूम करें नोडल एनालिसिस से। ये V1 है, ये V2 है। तो हम इसको मालूम करना शुरू करते हैं, V1 और V2। वी विल बी जस्ट अप्लाइंग नोडल एनालिसिस हेयर, ताकि हमें V1 और V2 डायरेक्टली पता लग जाए। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सर्किट को लेके जाना पड़ेगा फेजर डोमेन में। अभी कैपेसिटर की वैल्यू किस तरीके से लिखी हुई है, देखें, कैपेसिटर की वैल्यू लिखी है 0.2F। 0.2F, अब 0.2F बराबर होता है 1/j ओमेगा C के। इसकी इम्पेडेंस ऑफ द कैपेसिटर इन कैपेसिटर C टर्म्स, दैट फैराड टर्म्स में 1/j ओमेगा C, तो ओम्स में आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/j ओमेगा C करने से। तो हमने जब इसको किया तो 1/j, तो j को जब ऊपर लेके आते हैं तो -j बन जाता है, तो ये तो हो गया यहाँ पे -j। ओमेगा इज़ 1/1 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है किताब में, यस, कहाँ दी हुई है, ये रही ओमेगा की वैल्यू 10 cos 2t, तो ओमेगा इज़ 2। ये 2t है ना, इसमें ये 2 जो है ये ओमेगा t होता है, तो ये 2t है, तो ओमेगा इज़ 2। अच्छा, ओमेगा इज़ 2, तो 1/2 किया इसको, और कैपेसिटर की वैल्यू लगाई 0.2, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 1.4 हो गया, और 1/4 किया तो ये 2.5 हो गया। इसी तरीके से हेनरी में जब वैल्यू हो तो उसकी इम्पेडेंस मालूम करनी हो तो j ओमेगा L से कर लेते हैं। तो ओमेगा इज़ 2, L इज़ 4,
L is yes, L is 4, तो 2 हो गया, और L is नो, L इसमें से नहीं देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ। L is 2 हेनरी, तो 2 हेनरी यहाँ पे हमने पुट किया, ये 2 तो ये 4J हो गया। ये तो हमने इसको इम्पिडेंस फेजर टर्म्स में लिख दिया है। यहाँ पे कैपेसिटर की जगह पे भी लिख दिया और इंडक्टर की जगह पे लिख दिया, रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम रहती है। और यहाँ पे हमने इसको वोल्टेज लिख दिया इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म। ये एंगल 0 है, इसका मतलब है कि ये सिंपल पावर सप्लाई है, इसका कोई फेज नहीं है। अच्छा, हम नोड 1 पे हमने अप्लाई किया तो 10 प्लस हुआ है, कहाँ ये 10 हो रहा है, ऐड हो रहा है, V1/2 हो रहा है, और दूसरा हो रहा है V1 माइनस V2/2.5J। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको LCM लिया, और सारा कुछ करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ आती गई, और इसको आप देख लें पे पार्ट पे सॉल्व करते रहें, और ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई वाली। यानी V1 के साथ है 5 प्लस 4J और V2 के साथ है माइनस 4J। फिर नोट 2 पे हमने अप्लाई किया इसी तरीके से, और फिर वो सिंप्लीफाई किया इसको इक्वेशन को, तो ये जो है ना इक्वेशन बन गई हमारे पास V1 और V2 के साथ, दैट इज़ 4J प्लस 7.5 और 1.5J प्लस 2.5। ये इक्वेशन बन गई। तो ये वाली चीज़ जो है ना हमने यहाँ पे ये इक्वेशन से यहाँ पे मैट्रिक्स बना लिया। ये देखिए 1.5J और ये माइनस अंदर चला गया 2.5, तो ये मैट्रिक्स बना दिया हमने, और ये इक्वेशन नंबर 1 से आ गया। और नाउ वी विल बी जस्ट सॉल्विंग दिस यूजिंग मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कैलकुलेटर से करना है सारा कुछ काम, और ये मल्टीप्लाई करते हुए माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। और फिर हम डेल्टा 1 में करते वक्त ये क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से 10J, ये 10J 0, और ये वाली चीज़ है माइनस 4J एज इट इज़, माइनस 1.5 2.5 माइनस 1.5J माइनस 2.5। तो ये भी जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। और V1 मालूम करना हो या V2 मालूम करना हो, अच्छा V2 भी हमने डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया है। अब V1 इज़ डेल्टा 1/डेल्टा, तो उसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया, और V1 का आंसर भी आ गया दिस, और V2 का आंसर भी आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या किया इन्होंने, अब उन्होंने कुछ और प्रैक्टिस की है, लेकिन अभी हम सुपर नोड वाली प्रैक्टिस करना चाह नहीं रहे। यहाँ पर भी सुपर नोड है, हैंडलिंग बिल्कुल हुई है, बस सुपर नोड आ गई है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस मैं इसको थोड़ा सा इतना ज़्यादा जाके आगे ले जाके नहीं जा रहा। अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 10.3, तो मैं 10.3 आपको दिखाता हूँ। 10.3 ये 10.3 है, और इसमें मैश एनालिसिस से करना है सब काम, और इन्होंने मैश एनालिसिस से समझाया नहीं है, कुछ भी डिस्कशन नहीं है, सिंपल मैश एनालिसिस स्टार्ट किया और मैं कल स्टार्ट कर दिया। आप इसकी PDF खोल के देखिएगा किताब की, आपको इसमें देखेंगे कोई डिस्कशन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, फेजर फॉर्म में आप लिखते हैं सर्किट को या सर्किट वेरिएबल्स को, तो वो उसी की थोड़ी सी एप्लीकेशन है। अच्छा, तो ये सर्किट आपने बनाया और मैश करंट, अब मैश अप्लाई किया, यहाँ पे KVL अप्लाई किया, ये देखें 8 प्लस 2J I1 माइनस 4J I2। अब इस तरीके से हमने इसको मैश करंट अप्लाई कर, मैं KVL अप्लाई कर दिया, और ये माइनस हो गया, और ये इक्वेशन 1 हमने इस तरीके से लिख ली सिंप्लीफाई करके, और इक्वेशन 2 को जो है यहाँ से लिख लिया। इसको पहले ये जो कॉमन टर्म्स थी I1 के साथ उसको लिखा माइनस के साथ, फिर इन दोनों को ऐड किया 6 और 4J को, और फिर जो I3 के साथ कॉमन होती माइनस करके लिखा। अच्छा, तो ये आ गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करूँ, देखें 8 माइनस 2J माइनस 2J प्लस 4J, तो इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 2J और प्लस 4J को तो 2J बन जाता है, तो यहाँ पे ये 2J है,
इस तरीके से ये मैंने कहा कि आपको बता दूं कि डायरेक्ट इसको सारे वेरिएबल्स को ऐड कर लेते हैं। ये सारे वेरिएबल्स को डायरेक्टली ऐड कर दिया है, तो ये इक्वेशन 2 भी बन गई। फिर हमने इसको I3 की वैल्यू तो नोन है, क्योंकि ये I3 एक करंट है इसी पर्टिकुलर लूप का, तो यहाँ पे I3 आ गया, तो माइनस I3 इज़ -10, ये कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दिया I3 की -10 में। तो इस तरीके से ये आ गया -4j I1। और क्या मतलब यहाँ पे कहाँ से आया, I3 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये -4j I1, 6 + 4j I2 और 6 ये वाला, यहाँ पे I3 की वैल्यू पुट कर दी। तो क्या हुआ कि दूसरी साइड पे ले गए तो प्लस हो गया, लेकिन क्योंकि -10 वैल्यू पुट की है तो ये -60 अगेन हो गया। और इसको 50 एंगल 30 को हमने कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया है। और इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और इक्वेशन 2 और 3 को हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा कि आंसर आ जाएगा 10.3। ये कंटिन्यूड हो गया, मैट्रिक्स बना लिए, डेल्टा कैलकुलेट कर लिया, फिर डेल्टा 1 कैलकुलेट कर लिया और I1 मालूम कर लिया। I1 इज डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू ये रही और डेल्टा की वैल्यू ये रही। कैलकुलेटर से सारा काम करना है, डिवाइड किया आंसर। और I0 की वैल्यू मालूम करनी थी, तो वो है -I1, तो ये आंसर आ गया, दैट इज दिस। देखें I0 की वैल्यू है -I1, ये I1 है और I1 हमने इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, इस डायरेक्शन में यूँ करके यूँ लिया है, इस वजह से ये -I1 की सूरत में है। I1 ऊपर जा रहा है और I0 नीचे जा रहा है, तो माइनस में हमने कर दिया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो है आगे चलते हैं। अब सुपरपोजिशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। सुपरपोजिशन इज़ बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। जो इसमें कॉन्सेप्ट है ये कि अगर आपका सर्किट दो फ्रिक्वेंसीज पे चल रहा है, ये देखें, ये 5T एक सप्लाई है और ये है 2T तो फिर आप इसको नोड और मैच से नहीं सॉल्व कर सकते। उसको हमने, क्योंकि सर्किट के इक्विवेलेंट सर्किट अलग होंगे, अलग इम्पीडेंसेस वैल्यूज़ अलग होंगी फॉर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, ओमेगा पर डिपेंड करता है सारे ये इम्पीडेंसेस ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, तो हमें सुपरपोजिशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा अगर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर हो। और पीस वाइज में भी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की हैंडलिंग नहीं होती है सॉफ्टवेयर में, तो वो भी हमारे सपोर्ट नहीं करेगा फॉर फाइंडिंग आउट द फाइनल सोल्यूशन इन इफ द सप्लाईज आर वर्किंग एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। ये देखिए, ये 5T है तो ओमेगा यहाँ पर 5 है और ये 2 है, इसका मतलब में ओमेगा यहाँ पर 2 है। अच्छा, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, ये बस एक कॉन्सेप्ट मैंने बताता हुआ चला गया आगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट्स में। किसी भी इसके सर्किट को भी हम नॉर्टन और थेवेनिन से कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स नंबर की यानी फेजर्स की ही होगी। अच्छा, ये सवाल है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट एट टर्मिनल्स ए एंड बी, तो ये मैंने सॉल्व किया है 10.8। ये 10.8 सॉल्व किया हुआ है, ये सवाल था। और ये देखें 6 + 2j इन पैरेलल विथ -4j, तो ये लिख लिया। और ये सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस है +10, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 12.4 3.2j, ये इम्पीडेंसेस आ गई टोटल इक्विवेलेंट। फिर वोल्टेज मालूम करने बैठे तो पता लगा कि ये इसका वोल्टेज है और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही असल में यहाँ पे वोल्टेज होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो यहाँ से इस रेजिस्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो ये वाला वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला जो वोल्टेज है वो ए वोल्टेज ये वाला होगा और ये बी जो है ये कॉमन पॉइंट होगा, रेजिस्टर का कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है। अच्छा, तो ये वोल्टेज सप्लाई होगा कोई मल्टीप्लाई बाई -4j, ये वाला -4j VDR अप्लाई किया है, और प्लस ये रेजिस्टर 6, ये 2j और ये -4j, इसको कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 63.24 एंगल -51, जो कि आंसर किताब से मैच कर रहा है। 63.24 -51, ये रहा -51। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। और बस यहाँ तक लेक्चर को फिनिश रखते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से चैप्टर नंबर 10 को ख़त्म करना है आज।